क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। आज ये स्वर वाले टॉपिक खत्म करके मैं जल्दी जल्दी लिखूं, ठीक है। जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। कितने प्रकार में होता है भाई? 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं? तीनों ने लिखते तीनों में कौन कौन से रहे? अग्र, अग्र को मतलब अगला, ठीक है। मध्य, मध्य को मतलब सब जानते होंगे, ठीक है, बीच। और पश्च, अग्र को कभी विलोम शब्द पूछ लिया जाए तो आप काले लिख रहे हैं, ठीक है भैया। यह को मतलब काय के आधार पे, ये जीव के आधार पे, ठीक है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीव को अगला हिस्सा काम करे वो काकेला में अग्र स्वर, ठीक है। जो मध्य जीव से निकले वो काकेला में मध्य स्वर, और जो जीव के पिछले हिस्सा से निकले या पिछला हिस्सा स्पर्श होते वो काकेला में स्पष्ट स्वर। अब ये समझने कैसे, ठीक है। तुम बोल तो वैसे तो समझ नहीं पाओगे कि साहब उच्चारण के आधार पर कौन कौन से हैं, कैसे कैसे नहीं। हमें याद बस एक चीज याद रखना है कि जब भी आप मध्य करें, मध्य पकड़ लीजिए, पर मध्य से एक ही स्वर आवे, कौन सा? हमारा, ठीक है, ठीक है। कौन सा आवे? छोटवा। समझ में आई? मध्य से सदैव कौन सा आवे? हमारा छोटवा। अब ऐसे 11 की 11 स्वर ने देखो जो शेष 10 स्वर रह गए कहाँ है, कि ऐसे कौन कौन से स्वर हैं जिनकी आकृति 3 जैसी है, जिनकी आकृति में आगे 3 के समान वर्ण लगे हुए, ठीक है। ऐसा देखो हमारे यही तो स्वर हैं, जैसे ई है, इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जहां में तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि साहब यहाँ में 3 की सी आकृति है, ठीक है। कौन कौन से हैं? ठीक है, एक तो ई है, ये है, ये है, ठीक है। हमेशा थोड़ा सा याद रखियो, मध्य छोटो आ लिखियो, बाकी बाद में 3 अनवारे ने लिख दिए, ठीक है। जो जो 3 वारे हैं कौन कौन से है? ठीक है, समझ में आई? शेष बचे जितने भी शेष बच रहे हैं उनने अगले में लिख दियो। शेष कौन कौन से बच रहे हैं भैया? और ठीक है, इनकी संख्या से प्रश्न कई बार पूछा जाए कि भैया अग्र स्वरण की संख्या कितनी रही? 5, ठीक है। मध्य स्वरण की संख्या कितनी रही? 1। और पश्च स्वरण की संख्या कितनी रही? 5। कितनी रही भैया? 5। और यहाँ में कुछ बताने की कोई जरूरत है ना भाई, बस इतना समझ लो। जीव के अगले भाग में स्पर्श करें या जीव के अगले भाग में जो स्वर बोले जाए वो सब का कहलावे? अग्र स्वर कहलावे। और जीव के मध्य से जो बोले जाए वो का कहलावे? हमारा मध्य स्वर कहलावे। और जीव के पिछले हिस्सा से जो स्पर्श करे वो सब का कहलावे? हमारे पश्च स्वर कहलावे, ठीक है। ये तीनों लिख लिए। अब बता दो, एक शब्द याद रखियो, मैंने लिखा कहा पश्च, ठीक है। पर एक शब्द और आवे पासर, ठीक है। इन दोनों को अर्थ लिख लियो। पश्च को मतलब रे पिछला, और पासर को मतलब रे बगल, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं हमारी साइड में, हमारे पासर में, ठीक है, पर्वतों के पासर में, अरावली के पासर में, तो एक पासर को मतलब रे साइड, बगल, ठीक है। दोनों ने याद रखियो। जब हम साइंस में जीव को वर्गीकरण करें तो जीव हम 4 भागों में बांटे, अग्र में, मध्य में, पश्चिम में और पासर में बांटे ना, स्वाद के आधार पे। ये सब कहते कड़वा लग रहा हो, कहते मीठा लग रहा है, ठीक है। जीव के जब अगले भाग पर कोई सामान्य रखें तो मीठा स्वाद लगे हमें, ठीक है। पर यहाँ लास्ट में रखें तो कड़वो लगे, साइड में लगे तो नमकीन लगे, और बीच में रखें तो खट्टा लगे, ठीक है। ये 4 भागों में बांटी जाए ना जी। तो वहां में पासर को मतलब रे बगल, ठीक है। दोनों ने साइड में लिखे। पश्च को मतलब रे पिछला, पश्च को विलोम का रे अग्र, ठीक है।
अब अगला वर्गीकरण लिखो भाई। हाँ देखो, ओष्ठ की आकृति के आधार पर ओष्ठ आकृति कह लो या बनावट, बनावट के आधार पर ओष्ठ काय तक है भाई? ठीक है। कितने प्रकार के रहे? दो प्रकार के। दो प्रकार, दोनों लिखो। ठीक है। एक देखे हम वृत्तमुखी, वृत्तमुखी स्वर। ठीक है। दूसरा नाम इन्हें हम कहते हैं कभी कभी काके वृत्ताकार। नाम एक है, वृत्तमुखी कह लो या वृत्ताकार कह लो, वृत्ताकार स्वर। ठीक है। बात एक है भैया, है ना। और याद तक आके हम अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार स्वर। ठीक है। ये दो तरीका के रहे। अब देखो या को मतलब क्या है साहब, स्वर ही तो बांट रहे हैं। 11 स्वर में से कितने स्वर ऐसे हैं जो वृत्तमुखी हैं और कितने ऐसे हैं जो अवृत्तमुखी हैं। ठीक है भैया। अब हमेशा याद रखियो, ऐसे स्वर जिनमें बोलने पे हमारे होठ है का वृत्त के समान कैसे है जाए, गोल है जाए, वृत्त के समान का है जाए, गोल है जाए। ठीक है। तो ऐसे स्वर का कहलाम में हमारे वृत्तमुखी, और ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारे जो होठ है वो वृत्त के समान गोल ना हो, वो सब का कहलाम है अवृत्तमुखी। अब हमारे 11 स्वर हैं, 11 के 11 स्वर में बोल के देखो। जैसे आ, कभी वो की बोलो आ, ई, ई, ऊ, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। देखो ऐसे कौन से जिनमें तुम्हारे होठ हले हैं, जिनमें होठन पे प्रेशर कर रहे हो, होठन पे दबाव कर रहे हो। ठीक है। वो कौन कौन से हैं? ठीक है। बोल के देख लीजिए, ये 4 ही स्वर ऐसे हैं जब हम बोलेंगे ऊ तो ये ऐसे आकृति बन जाएगी गोल, ओ तो गोल आकृति बन जाएगी उठे। ये 4 ही स्वर ऐसे हैं जो हमारे कैसे हैं भैया, हमारे वृत्तमुखी। बाकी के सब कैसे हैं, हमारे अवृत्तमुखी। तो देखिए भैया कौन कौन से हैं। और अन्य सभी कैसे हैं भैया, अवृत्त। संख्या लिखनी हो, मैं कह रहा हूँ संख्या से प्रश्न आवे इनकी संख्या कितनी है भैया? ऊपर जो पढ़ के आए हैं उनमें का आओ 5 5 और 1, और ऊपर सबसे ऊपर पढ़ के आए हैं और 4 और 7, और यहाँ कितनी है संख्या? 4 और 7। उनकी तरह ही ह्रस्व स्वर भी 4 है, दीर्घ स्वर 7 है। ऐसे ही वृत्तमुखी 4 है और अवृत्तमुखी 7 है। और बीच वाले ने तो आप याद ही रख लोगे 5 5 और 1। ठीक है। 5 5 और 1। ठीक है, लिख लियो, उतार लियो, हटा दो भाई। अगला वर्गीकरण लिखो। देखो जातीय आधार पर देखो जातीय आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जातीय आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है। कितने रहे भैया? 2। ठीक है। दोनों के नाम लिखो।
पहलो सजातीय को विलोम कार्य विजातीय। देखियो विलोम जब भी आप पढ़ रहे हो, उपसर्ग रहे कछु फिक्स उपसर्ग रहे, जैसे आ उपसर्ग है, बी उपसर्ग है, निर उपसर्ग है, नी उपसर्ग है, दुर्ग उपसर्ग है, दू उपसर्ग है, तो हमारे मोस्टली जितने भी विलोम शब्द बनेंगे कसर छोड़ के इन्हीं उपसर्ग ने लगा लगा के बने। कौन कौन से? आ उपसर्ग है, बी उपसर्ग है, दू उपसर्ग है, निर उपसर्ग है, दुर्ग उपसर्ग है, इन्हीं ने लगा लगा के। जैसे हम यहाँ सत्य है असत्य लिख दें, जातीय है विजातीय लिख दें, ठीक है, सदाचार है दुराचार लिख दें, इन उपसर्ग ने अगर तुम बढ़िया तरह पढ़ लोगे तो विलोम में कभी भी तुम्हें कहना आएगी समस्या नहीं आएगी। फिक्स का उपसर्ग है उनने पढ़ लो, तुम्हारे 80% विलोम तो वैसे ही याद आ जाएंगे तुम्हें, समझ रहे हो। जहां तुम्हें समस्या आवे ना विलोम शब्द पढ़ने में, 80% विलोम शब्द तो अगर तुम उपसर्ग के उन 8-10 उपसर्ग ने पढ़ लो, उनके अर्थ है जो उपसर्ग को अर्थ आ रहा है कि साहब या को अर्थ है या को दू को बुरो आवे या फिर गलत के नहीं आवे, बुरे बारे ने बुरी साइड में रख लो, उनके पॉजिटिव उपसर्ग में लिख लो, समझ रहे हो कि उपसर्ग को विलोम कौन सा उपसर्ग है, उन दोनों ने आपस में तुलना करके पढ़ लो, तुम्हारे विलोम 80% तो विलोम वहीं से लेंगे। क्यों? तुम्हें पता पड़ जाएगी कि जब भी कोई सही चीज है वहां को गलत के नहीं है, ये लगाए जाएंगे और इनमें से कोई ना कोई तो उपसर्ग हो। समझ में आ रहे? जैसे देखो भैया सजाती है और विजाती। सजाती है में एक लाइन लिखी हो भैया, देखो वे स्वर वर्ण, वे स्वर वर्ण जिनका निर्माण, जिनका निर्माण, जिनका निर्माण समान वर्ण के मिलने पर हो, मिलने पर हो वह सजातीय, मतलब एक ही परिवार वाले सजातीय वर्ण कहलाते हैं। बाकी यही की अपोजिट लाइन वहां जाएगी, ठीक है। अब देखो लिख के देखो भाई दोबारा पे, आ है छोटी बड़ी, ठीक है। इन स्वर्ण में थे 11 स्वर्ण में थे ऐसे स्वर्ण पहचानो जिनको निर्माण केवल वाई की तरह के स्वर से हुए। देखो ई है, यहाँ को तो कोई निर्माण नहीं हुए, ऐसे स्वर जिनको कोई निर्माण नहीं हो, ठीक है, मूल स्वर तो नहीं है, ठीक है, मूल स्वर तो नहीं है, बाकी के देखो यहाँ को निर्माण कहते हुए आ प्लस आते समान जैसे थे हुए नहीं हुए, ठीक है। ये तो रिंगे रिंगे, ठीक है, क्या ये देखो भैया समान के हुए नहीं हुए, ठीक है। या को मतलब मैं एक कह सकूं तुमसे शुरुआत के लगातार 6 हमारे सभी कैसे हैं सजाती है, बाकी या में काहे को या का निर्माण जो हैगा आर और ईते हुए तो ये अलग होते चले जाएगा, आ और ईते, आ और एते, आ और ऊते अलग अलग है रे, तो ये सभी का कहलाएंगे विजातीय। तो इनकी संख्या से डाल के भैया देख लो कैसे लिखोगे, देखो कौन कौन से रहे, संख्या कितनी है, ठीक है। यहाँ पे लिखियो भैया विजातीय लिखियो, संख्या कितनी है, संख्या कितनी है 6, संख्या कितनी है 5, ठीक है, इन्हें लिख लिया, देख लियो। यहाँ तक तो देखो कोई समस्या नहीं आएगी, अगर तुम थोड़ा सा पढ़ोगे खुद लिख के पढ़ोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है।
यहाँ तक फिक्स है। अभी तक हमने पढ़े हो कहा है उच्चारण या मात्रा के आधार पर पढ़े हो, या फिर हमने जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, होस्ट के आधार पर और जातीय सजातीय या जातीय आधार पर, यही पढ़े। ठीक है, अब जो आ जाते तुम्हारा एग्जाम का प्रश्न बनाने की संभावना दे अगर स्वर को वर्गीकरण कराए तो वो बनावे मुख्य या तालु के आधार पे। वह देखो भैया अगला वर्गीकरण जो तुम्हारा इंपोर्टेंट वर्गीकरण है। और कितने प्रकार के रहे? चार। कितने प्रकार के रहे? चार। ठीक है, चारों के नाम लिखेंगे। पहला है सम्र, दूसरा है अर्थ सम्र, समृद्ध का विलोम कार्य विपरीत। ठीक है, और या को है अर्थ। ठीक है, इनको अर्थ जरूर लिखो। समृद्ध को मतलब कार्य हिसाब, या को अर्थ कार्य, समृद्ध को अर्थ कार्य बंद, समृद्ध को अर्थ कार्य बंद, और विपरीत को मतलब कार्य या को अर्थ कार्य ठीक है। अब देखो ऐसे स्वर जिनको उच्चारण हम बंद मुख या पूरे मुंह बंद करके करें वो सभी का क्या नाम है? समृद्ध। ऐसे स्वर जिनको उच्चारण हम आधे मुख बंद करके करें, ठीक है, ऐसे स्वर जिनको उच्चारण हम कभी बंद मुख करके कर ही ना सके, मुंह भी पूरा खोलो पड़े हो, तो का क्या नाम है? विपरीत स्वर। और ऐसो जाए आधो खोल के करेगा है अर्ध। ठीक है, बस थोड़ी सी ये लैंग्वेज याद रखियो इनकी, बाकी कोई कठिन चीज है नहीं। अगर तुम्हें ई याद है समृद्ध, सा माने समान, विपरीत माने वृत्त के समान कैसे हो जाए, बंद है जाए, गोल है जाए, बंद कर दो। ठीक है, तो का क्या नाम है हमारा? समृद्ध। और विपरीत, समृद्ध को कार्य विलोम रे विपरीत, विपरीत को मतलब खुले, अगर यहाँ बंद है तो यहाँ खुला। ठीक है, अब हमें याद कैसे रखने, याद कैसे रखने? अब दो तीन चीजें याद रखनी। एक तो आप ऐसा करो कि मैं आप अगर यह शब्द के अर्थ याद रख लो समृद्ध, तो ये शब्द सरल ले जाओ। कैसे याद रखोगे? कि मैं आपसे कहूं कि आप एक ही वर्ण याद रखना है कि साहब खुले थे, एक ही वर्ण बोला है पढ़ो। ठीक है, ये तो फिक्स कर दिया हमने। ठीक है, अब हम इन्हें भूल गए या लिख तो लोगे ऐसे लिख लो, अगर सही आना चाहिए तो समृद्ध लिख लो, फिर अर्ध समृद्ध लिख लो, फिर विपरीत लिख लो। ऐसा नहीं हो कहीं पहले विपरीत लिख दो, फिर अर्ध विपरीत लिख दो, फिर अर्ध समृद्ध लिख दो, फिर लास्ट में समृद्ध लिख दो। लिख लो, सही आना चाहिए समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विपरीत और अर्ध विपरीत। देखो बोल के देखो, बोल के देखो। आ जैसे हम आ बोलेंगे आ, कभी बंद होकर के बोल के देख सकेगा? बंद होकर के बोल के देखो, जीवन में बोल सके आ और आए बंद होकर के नहीं बोल सके तो हमारे ये तो क्लियर है कि साहब ये काय में ना है। ठीक है, तो हमें हमेशा ये दो अगले हटा देने, ये दो अगले हटा देने, समृद्ध पे तो चलना है, ये दो अगले हटा देने, बाकी के नहीं हाथ लेके चलो आप और यहाँ तक पहुंच जाओ। ठीक है, अब यहाँ तक को अंतर क्या है वहां भी बताऊं मैं तुम्हें। कि अर्ध में सदैव ए और ओ और औ ये सदैव काय में आवे, चारों की चारों अर्ध में आवे। कितना याद रखियो, ये चारों के चारों या तो या अर्ध में आएंगे चाहे, और आएंगे कैसे? दो एक में आएंगे और दो एक में आएंगे। समझ में आई भाई? जब ये चार बांटने हो हमें, समझ में आई? चार ने बांटेंगे कैसे कि दो ने यहाँ में डाल देंगे, दो ने यहाँ में डाल देंगे, ऐसे ही तो बटेंगे। थोड़ा सा याद रखो, थोड़ी ज्यादा इतना हार्ड ना है चीज। दोबारा पढ़ के देखो, समृद्ध बोल के देखियो। समृद्ध का मतलब है बंद, बंद मुंह के द्वारा इन दोनों में बोल देंगे का नहीं बोलेंगे, तो आप यहाँ से यहाँ तक सीधे जानो है और ये सीधे रख देनी, छोटी बड़ी
ठीक है। अब या के बाद का आवेगो, समृद्ध के बाद का आएगो अर्ध समृद्ध, और या रे ऋषि के बाद का आएगो। और जोड़ा हमेशा ऐसे बनाना है, एक या को और या के संग या को जोड़ा, तो या के संग या को जोड़ा में कौन आएगा यहाँ? ठीक है भैया। बचे कुछ ने तुम्हें पता है कि दो बच के होंगे तो वो काय में आएंगे यहाँ में, ठीक है। और या को सदैव उच्चारण बड़े या को यही तो हुए, बस एक छोटा आ याद रखो। दोबारा समझो, देखो कभी भी रटो मत, ट्रिक बनाओगे भूल जाओगे, ट्रिक अंत पढ़ोगे भूल जाओगे। दोबारा समझो, कभी भी ऐसे लेखन सीख लो, समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विवृत, अर्ध विवृत, कभी भी भूलियो मत कि साहब समृद्ध को मतलब है या अर्थ याद रखियो मत। समृद्ध को मतलब है बंद, या का मतलब है कि साहब हम अगर छोटा आ बड़े आए तो कभी बंद करके बोल ही ना सके, तो इन्हें काट दिए। अब यहाँ पे लिखियो छोटी बड़ी छोटो बड़ो रे ऋषि, ये पे क्यों रुक जाना है, क्योंकि ये साहब आगे अर्ध बारे, ठीक है। तो ये बार कौन सी अर्ध में आएगा, अर्ध विपरीत में, अर्ध समृद्ध में, ठीक है। तो छोटी एक संग छोटा हो और बड़ी हो संग बड़ी हो, ये चलेगा। केवल और केवल खुले होते एक ही बोलेगा, ठीक है। और छोटा आकार में चले जाओ जाके बाद बारे में, ठीक है हमेशा। अब इनकी संख्या लिख लो, संख्या कितनी है बताओ भैया। इन्हें पढ़ने में याद करने में ज्यादा जोर करो तुम्हें, संख्या कितनी है और संख्या कितनी है? ठीक है। अब वो एक बार बताओ, इन्हें तो बार बार भूल जाए, इनने अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोची हो कि जब भी हम अर्ध समृद्ध विवृत लिख रहे हो तो वो कैसे बोलना है, समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विवृत और अर्ध समृद्ध। सब समृद्ध को मतलब रे बंद और बंद होते हैं, हम ना तो छोटे बोल सके ना बड़ा बोल सके, ना तो आ बोल सके ना आ बोल सके, समझ में आई? तो हमें का बोलना है, छोटी ही बड़ी छोटो बड़ो आगे देख रही नहीं है रह इसकी। और ए पे क्यों रुक जाना, क्योंकि अर्ध समृद्ध पे आ जाएगा। तो ए पे पहुंचते ही हमें का लिखना है, अर्ध समृद्ध छोटी ए और बड़ी हो, बड़ा का लिखना है विवृत में, और बाकी के बड़ी ए और बड़ो अर्ध विपरीत में और छोटा, ठीक है भैया। मिटा दो। ये है वो भैया तुम्हारे स्वरण को का है वो वर्गीकरण। अब हमारे दो विशेष स्वर हो रहे हैं, उन दो विशेष स्वरण में और लिखेंगे। एक है लिखो विकसित स्वर, और एक है हमारा का विदेशी स्वर। विदेशी है का, ठीक है। विकसित जो हमने बना लिया है अपनी हिंदी में, वो कौन सा है भैया, वो कौन सा जो हमने हिंदी में बनाया है, या हिंदी में बनाया, बताओ भाई कौन सा है जल्दी। या कैसे लगाएंगे, ठीक है, या एक पे लगा लीजिए, एक मात्रा हटा के, ठीक है। और क्या है, ठीक है। इनको नाम है भैया का, अलग नाम से भी जाने जाए, या हम बोले पूर्ण चंद्र बिंदु, ठीक है। और यहाँ का नाम से जाने हम स्वयं भी बोलते हैं यार, ठीक है। यहाँ का नाम कहा है, कई बार यहाँ का और बोलते हैं स्वयं, ठीक है। घबराइए मत, यही करो हमें स्वयं, ठीक है। अब दो चीज याद रखियो हमेशा। आज मैं तुम्हें एक चीज बहुत बढ़िया क्लियर करके जाऊंगा तुम्हारी, कि जो ये है इनको या को प्रयोग सदैव कायम होगो भैया, या को प्रयोग सदैव कायम होगो तद्भव शब्दन में होगो, सदैव तद्भव शब्दन में। ये दिख जाए तो आप आंसर पा दे होए तद्भव शब्दन में, और या को प्रयोग सदैव कायम होगो विदेशी शब्द, कायम में विदेशी शब्द। ये कभी भी लगो दिख जाए आप आंसर पा दे रहे हो भैया विदेशी शब्द। जैसे
जाके एग्जाम्पल लिख लो, जैसे 5 ऐसे लिखिए जितने शब्द लिखे रहे, ठीक है, जाके लिख लो डॉक्टर, हॉस्टल, हॉस्पिटल, ऐसे शब्द लिख रहे, ठीक है। ये सदैव तद्भव शब्द होंगे और ये सदैव का होंगे। अब इनकी मात्रा कितनी गिनी जाए भैया, मात्रा जरूर लिखो, मात्रा कितनी गिनी जाएंगी, 2। मात्रा कितनी गिनी जाएंगी, 2। कैसे हैं ये, द्विमात्रिक। कैसे हैं भैया ये, द्विमात्रिक, ठीक है। लिख लो जल्दी फटाफट। लिख लियो, यहाँ मैं नोट डाल के एक लाइन लिखी हूं कि अनुस्वार का अनुस्वार वर्ण का, या अनुस्वार वर्ण लिखो, अनुस्वार वर्ण का तद्भव रूप पूर्ण चंद्र बिंदु, अनुस्वार का तद्भव रूप अनुस्वार, अनुस्वार रे तत्सम, ठीक है, अनुस्वार का तद्भव रूप पूर्ण चंद्र बिंदु, पूर्ण चंद्र बिंदु होता है, ठीक है। अनुस्वार का देखें हम, ठीक है, ई कैसे शब्द में प्रयोग करो जाए, देखो सब में नहीं करो जाए, पर अधिकांश से ज्यादातर कैसे रहे, तत्सम रहे। या को जब हम तद्भव बनाएंगे, या शब्द को जब हम तद्भव बनाएंगे, ठीक है, जब अपने हिंदी में कन्वर्ट करेंगे या तो हम या कैसे बनाते हैं भैया, पूर्ण चंद्र बिंदु, ठीक है। जब हम या को, या शब्द को जो तत्सम में शब्द दे रखा हो, जैसे एग्जांपल में जैसे हम कोई शब्द लिखें पंचम, ठीक है, जब हम यहाँ हिंदी में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो यहाँ हम कैसे लिख देंगे, ठीक है। जैसे लिखें हम कंचन, ठीक है, हिंदी में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो क्या लिख देंगे यार, या का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि इनको, इन तत्सम शब्दों को तद्भव रूप का है ये है, और ये बनाया हुआ है कि या बिंदी को, ठीक है, या संस्कृत के शब्द से ऐसी बना नहीं का कहलावे, हमारा तद्भव कहलावे। या को मतलब है अनुस्वार को तद्भव रूप का है पूर्ण चंद्र बिंदु, ये सदैव अगर कहीं भी लगे हो मिल जाए तो आपका आंसर का देना तद्भव, ठीक है, समझ में आ गई। अब एक चीज और याद रखियो हमेशा, और यहाँ लाइन है बिल्कुल याद रखियो भैया जीवन में ना, कि कभी भी कोई आप शब्द देखो, ठीक है, और वह शब्द को शुरुआती वर्ण कोई भी हो, अगर वहां में या तो ये वर्ण ये हो, आ हो, ई हो बड़ी, और या ऊ हो, या तो ये शब्द के शुरुआत में हो, समझ में आ रहे, कोई शब्द शुरुआत कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, उन शब्दों के शुरुआत में ये वर्ण हो, या इनकी मात्रा हो, या शुरुआती वर्ण वाले पे कहा हो इनकी मात्रा हो, ठीक है, समझ में आई। या तो ये हो शुरुआती शब्द में, जैसे कोई शब्द लिखा हमने, जैसे मैं लिखूं, जैसे ये लिखो, ठीक है, क्या तो शुरुआती वर्ण में ये है ही है, या फिर ई लिख दिया मैंने, ऐसे लिख दियो मैंने, कोई भी लिख दियो, तो सदैव कभी भी, अब यहाँ में दो अंतर है, एक तो शुरुआती का तो यही रहा, ये नहीं आया हो तो भाई शुरुआती वर्ण में या की मात्रा है में थे, जब भी कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए तब आप सदैव जो प्रयोग पे करना है पूर्ण चंद्र बिंदु को करना है, काय को करना है, पूर्ण चंद्र बिंदु, ठीक है। कभी भी आप अगर ये शुरू में दिखे तो ये सब अशुद्ध है भाई, शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, तो आप प्रयोग का करना है पूर्ण चंद्र बिंदु को, पर
और इसलिए आँच है हम सदैव कैसे लिखेंगे, आँच लिखेंगे। कांच है सदैव कैसे लिखेंगे, कांच लिखेंगे। गांधी है सदैव कैसे लिखेंगे, गांधी लिखेंगे। कोई भी शब्द ऐसा आ जाए, ये दिख जाए यहाँ पे, या तो इनकी मात्रा दिख जाए या पूर्ण दिख जाए, तो आप पूर्ण चंद्र बिंदु लगा दीजिए और बात शब्द काके दीजिए। ये शब्द कैसा हो भैया, ठीक है। तुम्हारे कम से कम ना है तो 100-150 शब्द शुद्धि अशुद्धि यही पे अटके रहे तुम्हें, ठीक है। कहाँ गांधी में ई लगाना है और कहाँ गांधी में ई लगाना है, समझ में आई। आज के बाद कभी भी तुम्हें कोई शब्द के संग इनकी मात्रा दिख जाए शुरुआती वर्ण में, या फिर ये स्वयं दिख जाए, तो आप कहाँ लगा देना है, पूर्ण चंद्र, ठीक है। नोट डाल के लिखो भैया। हाँ, और क्या समझाओ जब तक, हाँ तो अब लिखो, देखो ना अब शुद्ध बता रहा हूँ, ठीक है। तो नोट डाल के लिखो भैया, देखो किसी शब्द का शुरुआती वर्ण यदि किसी शब्द का शुरुआती वर्ण यदि दीर्घ आ ई उ, दीर्घ आ ई उ। अब देखो ये शब्द हमने बहुत बार करके लिखे हैं, आप समझिए भैया। ऊंट ऊंट ऐसे शब्द आ जाए, ठीक है, कैसे लिखना है, ठीक है। धुआं आ जाए, धुआं, समझ में आई। दूसरे कोई ना धूम्र को धुआं बन रहा हो तो मैंने लिख दिया, ठीक है। तद्भव काले के भैया किसी शब्द का प्रथम वर्ण दीर्घ आ ई उ। देखो बड़े होने चाहिए, छोटे का मतलब नहीं है, छोटे रह जाएंगे तो ज्यादातर तत्सम बन जाएंगे, हमेशा याद रखियो। छोटे रहना है, उन पे बिंदी मिलेगी ई, समझ में आई। अब तुम देखें जैसे पंचम, कंचन, जंगम, ठीक है, उन पे बिंदी मिलेगी ई। जैसे ही हम यहाँ दीर्घ करेंगे वैसे ही बिंदी आ जाएगी ई। तुम्हारे आज जैसे तत्सम तत्व भी ऐसे क्लियर रह जाएंगे, थोड़ा सा फैक्ट ढूंढोगे तो समझ में आए। फिर हमने काले की कांच, ठीक है, कांच, कांच, जांच, जांच कैसे लिखें, ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, समझ में आई। अरे बहुत से ने नहीं पता ही, जब शब्द शुद्धि में आएगा ना इस्माइल खत्म हो जाए कि यार ये ऐसे कैसे है ना, ठीक है भैया। तो यहाँ पे देखो कि किसी शब्द के शुरुआती वर्ण दीर्घ आ ई उ या इन वर्णों की मात्रा या इन वर्णों की मात्रा है, या इन वर्णों की मात्रा, मात्रा समझ रहे हो, छोटा आ की डंडा दिख जाएगा, बड़ी ई की मात्रा दिख जाएगी, ऊ को दिख जाएगा, मात्रा है, तब अनुस्वार की जगह पूर्ण चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। तब अनुस्वार की जगह काय का प्रयोग करेंगे, पूर्ण चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, तथा सभी शब्द बनने वाले सभी शब्द तद्भव शब्द होते हैं। ठीक है, अब दो चार एग्जाम्पल लिख लियो भैया। जैसे एक साइड में सूत्र लिख लियो, एक साइड में सूत्र लिख लियो, ठीक है। और ई वाई ऊपर मैंने मिल जाए तो वह भी लिख दियो, कुछ लिखे हमें ना तो उनके ऊपर लगेगा। तो वैसे शब्द मिले जहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ अगला वर्ण इनकी मात्रा है और यहाँ के ऊपर है का बिंदी लगा रखी है, तो वहाँ सब अशुद्ध कर दी, वहाँ कहाँ लगा दी, ठीक है।
ठीक है भैया। अब अगली हेडिंग डालो अयोग व वर्ण। आ माने नहीं, योग माने जुड़ना, वहां माने बहन होना। तीन शब्द है हमें, आ धन योग धन वहा, वहां माने बहन होना, यूज होना, प्रयोग होना। ठीक है। आ माने नहीं, योग माने जुड़ना। ऐसे जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, अलग ही चल रहे हैं सब अपनी दुनिया में, वो सब का नाम है हमारे अयोग व वर्ण के नाम है। ठीक है। ऐसे साहब जो स्वतंत्र रहे अपने आप में, ठीक है, वो ना तो स्वरण के साथ जुड़े और ना ही काय के साथ जुड़े, व्यंजन के संग जुड़े, पर प्रयोग में सदैव स्वरण के संग के बाद आवे ये। ठीक है। जब भी ये प्रयोग में लगाए जाएंगे, स्वरण इनसे पहले आएंगे, स्वरण के बाद आएंगे। ठीक है। पर ये स्वतंत्र रहे, ये जो बेचारे लगे हुए अपने आप में स्वतंत्र है। जैसे मैं लिख दियो प्राप्त है, अपने आप में स्वतंत्र है। ठीक है। बीच बीच में लग रहा है। ठीक है भैया। ना तो या में एक मिक्स हो ना या में मिक्स हो। ठीक है। जब हम लिखें कोई भी ऊपर लिख दें तो बिंदी लगा दें तो ये ऊपर स्वतंत्र है, देख रहे हो। ठीक है। मिक्स नहीं होगी। ठीक है। जैसे ये मिक्स है, जैसे हमने का लिख दिया, या में का में आ मिक्स है वो बड़वा। ठीक है। ये मिक्स नहीं हो, क्यों? क्योंकि मूल रूप में जो है अनुस्वार रेखा वो ई रे और विसर्ग रे ई रे। ठीक है। हमने यहाँ एक रूप देने के नहीं है, या आकृति देने के नहीं है, हमने यहाँ पे एक स्वर को योग करा दिया है। और कौन से स्वर को? आ स्वर को। आ स्वर को योग करा के हमने ये दो तरीका का रूप बना दिया है इनको, एक ऐसे और एक, समझ में आई? मूल रूप में कैसे है ये? आज भी आप या देख के नहीं पहचानो, काय देख के पहचानो, बिंदी देख के पहचानो, या इन देख के पहचानो। ठीक है। क्योंकि मूल रूप ये है, पर यहाँ हमने आकृति दी काई, जब कौन सा स्वर जोड़े हो। एक बार सेकंड ग्रेड में सीधा प्रश्न ये आयो कि भैया जो अयोग वहां वर्ण रहे कहाँ है। ठीक है। उनकी बनावट में रूप देने का नहीं है, कौन से स्वर को योग करो जाए, तो कौन से स्वर को योग करो जाए। समझ में आई? तभी तो ये ऐसे बनेंगे। समझ में आई? तो देखो भैया यहाँ में एक दो लाइन देखो पहले, हैं पंचरवान आ रहे हो, जल्दी देखो देखो। ऐसे लिखो का बनाई लो इनको, मूल रूप कार्य इनको, मूल रूप कार्य इनको, ये बिंदी रे और ये विसर्ग रे। यहाँ में एक स्वर को ऐड करो जाए, आ स्वर है, और आ स्वर जोड़ने के कारण हम कैसे बनाते हैं यार, या हिसाब से। ठीक है। मूल रूप तो ये है भैया इनको। ठीक है। इनकी मात्रा लिखियो, मात्रा इनकी कितनी गिनी जाए? दो गिनी। मात्रा कितनी गिनी जाए इनकी? दो गिनी जाए। ठीक है। इंग्लिश कैसे बने भाई? आ की का बना में देखो, हर पांचवें अक्षर की इंग्लिश ए एन, देखो यहाँ आ की तो का बने, या आ की तो का बनेगी ए, और पंचमा अक्षर की एन। ठीक है। अब यहाँ कैसे बोले हम? है बोले ना, प्रात है बोले ना, तो यहाँ आ की तो का बनेगी आ, और है बोल रहा हूँ पीछे वाली का बनेगी एस। इनने याद रखिए ए एन और ए एच। ठीक है भैया। एक है तो है आ जाएगा, ने तो ना आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि नाक से बोलेगा तो ने। ठीक है। और बेसारी लग रहा है तो। अब एक चीज और बताओ, ये तो हमने लिख ली है कि मैं एक नाम लिख रहा हूँ और वो बताओ या अनुस्वार है या नहीं है। हाँ भैया बता। हाँ भाई कोई बता। अतः कौन सा है? या मैं ऐसे लिख सकूंगा, लिख सकूंगा
कौन कौन कह रहा है ऐसे लिख सकूं? ना लिख सकूं का? लिख सकूं ना? लिख सके। जब मैंने ये ऐसे लिख दिया हो तो आपको मतलब काय बिंदी काय में बदल दी मैंने? काय में पंचमाक्षर। ठीक है, तो भैया ये अनुस्वार का है, ये तो का है वो बताओ भाई। मैं तो मैं यहाँ पे पंचमा अक्षरी कहता हूँ, अनुस्वारी क्यों बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे? मैं पूछ रहा हूँ यार, चीजें चाह रहा हूँ मेरी का चीज है, मेरी अनुस्वार है कहाँ लगता है वो अनुस्वार बताओ। शब्द शुद्धि में कई बार बढ़िया बढ़िया पेपर आमे कहा उनमें आमे समझ में नहीं आई। अभी तक तो मैं रटन चल रहे हैं भैया, दिखी बिंदी जहां मन करे मैं ठोक दियो। ठीक है, अब देखो अब यहाँ को बढ़ाओ पंचमा अक्षर। हाँ भैया, कोई विद्वान ने कही कि साहब ऐसे बढ़ा कोई बन जाएगा ऐसे क्यों ना बने? क्योंकि अंतस और उसमें व्यंजन के कोई भी पांचवा अक्षर ना रहे। वास्तव में जो अनुस्वार लगाए हुए हैं ना वो अंतस्थ और उसमें व्यंजन वर्णन के लिए ही बनाए हुए हैं, समझ में आए? बाकी को तो कन्वर्ट रूप पांचवें अक्षर में ही जाए। क्यों? क्योंकि भाई जब हमने ऐसे लिख दिया हो ठीक है तो अनुस्वार की वैल्यू क्या रहेगी, क्योंकि अपना दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, पर यहाँ कभी भी हमारे पास दूसरा ऑप्शन ना है, तो अधिकांश यही अनुस्वार कहलाने के लिए सब कहलावे, पर अनुस्वार वास्तव में ये अनुस्वार है, याद रखिए। ठीक है, ऐसे भी कभी इनके बाद अनुस्वार के जस्ट जो अनुस्वार के बाद कभी भी अंतस या उसमें व्यंजन वर्ण आ जाए तो लगने वाला जो ऊपर जो बिंदी है वो अनुस्वार कहलावे, जबकि ई जो बिंदी है वो पंचमा अक्षर कहलावे। हमेशा याद रखियो, अगर इन या के बाद या बिंदी के बाद कोई भी आने वाला वर्ण कोई वर्गीय वर्ण है, किसी भी वर्ग को वर्ण है तो वो का कहलावेगी? बिंदी सदैव पंचमा अक्षर कहलावेगी। पर जब भी आप बिंदी के बाद आने वाला वर्ण है का उसमें अंतस है तो सदैव का कहलावेगा? अनुस्वार कहलावेगा। दोनों मतलब समझ गए? ठीक है, अब कल का